हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 26 और डे 26 में आज का हमारा टॉपिक और टारगेट है केंद्र राज्य संबंध। तो आपको पता ही है पॉलिटिकल साइंस में पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है और हम आज 26वें दिन में पहुँच चुके हैं। फटाफट अब थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे वो भी। तो फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं अपने नोट्स को और उसके बाद पीवाईक्यू को आराम से करते हैं। तो ये उन लोग के लिए सीरीज़ है जो पूर्वावलोकन करना चाहते हैं, जिनको पूर्वावलोकन फास्ट फॉरवर्ड में करना है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ है एक तरीके से, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको पता हो जाएगा कोई पीवाईक्यू लगाने से कि आपको कितना तैयार है। इसके साथ साथ मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी करा रही हूँ और क्रॉनिकल मई मंथ की मैगजीन भी करा रही हूँ। तो आप एक दिन में मेरे 3 वीडियो आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं दोनों। तो मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ आपको। सुबह 8 बजे एक वीडियो आता है, पॉलिटिकल साइंस या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से कोई भी एक आ जाता है। और एक आता है दोपहर को 12 बजे जो कि क्रॉनिकल सीरीज़ आती है मई मंथ की, तो वो फिक्स है। और इसके साथ साथ शाम को आता है 4 बजे या फिर 5 बजे, मतलब इन दोनों में से किसी भी 4 या 5 बजे। इसके ना मैं पहले कोई वीडियो आपको देती हूँ और ना उसके 5 बजे के बाद। तो मैं 4 या 5 बजे आपको पॉलिटिकल साइंस या मॉडर्न हिस्ट्री में से कोई भी दे देती है। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सुबह के टाइम पर आए और पॉलिटिकल साइंस आपका इवनिंग टाइम पर आए। तो आपको ये दोनों में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, बाकी करंट आपका दोपहर को 12 बजे ही आता है। तो आपको ये 3 वीडियो आते हैं, आराम से इसको करिए, कवर करिए, अपने फटाफट से कंप्लीट करते जाइए और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो हम आगे की करंट की भी मैगजीन कर पाएंगे और अपने टॉपिक भी कर पाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो फटाफट करते हैं। हो सकता है मैं एक दिन में 3 से 4 वीडियो भी कर दूँ, तो वो आपकी कैपेसिटी पे आप कितना कर पाते हैं। बाकी मैं तो आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया। तो चलिए आज पेन जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चल, तो केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक, देखो 11 और 12 में किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 245 1 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, ठीक है। और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वो संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान 101वें संशोधन अधिनियम 216 से अंतर स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय माल और सेवा कर विधि बनाए, तो संसद उस विषय या माल और सेवा कर पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 1 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों या माल और सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद के द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी, ठीक है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना सशर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 क के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 ए के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी।
अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना करेगा। वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 276 ए के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 267 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 क में अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई। संविधान 101 संशोधन के अधिनियम 216 से अंतर स्थापित नए अनुच्छेद 279 क के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 280 एक के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकार कारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन और एसआर सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों समितियों में राजमन्नार समिति तथा पुच्छी आयोग 2007 शामिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे जो है नोट फिनिश होते हैं और अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। ठीक है, तो पीवाईक्यू आराम से करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ओके, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चारों से। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्यानों पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, सभी चारों से। ठीक है, नेक्स्ट। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ठीक है, चारों। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया? तो भाई ये कहा गया है योजना प्रकम में। योजना प्रकम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ठीक है, म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो भाई वो है आपका गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट। तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाई केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। ठीक है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 विनियमित करता है और अनुच्छेद 246 विनियमित करता है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध आपके 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक में है। तो वो है आपकी 7वीं अनुसूची। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो वो है आपकी समवर्ती सूची में। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान है? तो प्रदान है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो भाई अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है सिर्फ और सिर्फ संसद में। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। किसको दिया है? संघीय सरकार को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है, विधायी शक्तियां किसमें है? 249 में। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए यह प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में ये प्रावधान करता है। ठीक है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण क्षेत्र क्या है? तो संवैधानिक है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण क्षेत्र संवैधानिक है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अभी हमने पढ़ा राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो भाई राष्ट्रीय विकास परिषद है और राज्यपाल सम्मेलन है। ठीक है, नेक्स्ट। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में काम करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दोनों, 1 और 2। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1995 को हुआ। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नदी बोर्ड एक्ट 1970 सही सुमेलित नहीं है। राज्य सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा करने हेतु स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो डॉक्टर SR सेन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो भाई इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई सही नहीं है ये, तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया? बिल्कुल किया। तो दोनों बातें सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? तो वो है आपका सरकारिया आयोग। नेक्स्ट। कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है? तो सरकारिया आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट। कौन भारत में संघराज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो संघराज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं और राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो ए और आर दोनों अपनी जगह सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक, दोनों सही हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये कहना है अनुच्छेद 257 का। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये भाग 12 जो है वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ठीक है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 270। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क दोनों में से कोई भी नहीं है भाई, इसमें ये आंसर गलत है। का नियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, गलत। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर जो है वो संघ द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? संघ द्वारा। भारत में कर निर्दिष्टकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो वो है आपका भू राजस्व का कर। ठीक है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं भाई, वो सीधे लेने की शक्ति ऋण नहीं रखते हैं। नेक्स्ट। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है? तो भारत का संविधान जो है ये समनुदेशित करता है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है मुख्य एजेंसी। किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई? तो व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर जो है वो सीमित कर दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ये 301 के द्वारा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है फिनिश। तो कल पढ़ेंगे हम आपात उपबंध। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो फटाफट पूर्वावलोकन से खत्म करते हैं और दूसरा कभी शुरू करते हैं। तो फास्ट आप भी करिए, फास्ट मैं भी कर रही हूँ। धन्यवाद। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। आपात उपबंध हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके साथ में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।